खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में पंजाब के मुख्यमंत्री हो। गुजरात की बात चल रही है और 2019 में प्रधानमंत्री बनने की भी। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं सारे सवालों के जवाब देने के लिए। काफी दिनों बाद आज अरविंद केजरीवाल बैठे हैं इंटरव्यू के लिए। अरविंद, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ऑपरेशन कराया, अब खांसी आपकी ठीक है? बिल्कुल खांसी ठीक है, क्योंकि दिल्ली में लोगों को पिछले 4-5 दिनों से बहुत खांसी आ रही है, बहुत परेशान है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, ये जो पिछले 2 दिनों का जो घटनाक्रम रहा दिल्ली के अंदर, आप गए एक अस्पताल में, मनीष गए एक मिलने के लिए जो रामकृष्ण ग्रेवाल हैं उनके परिवार से, और जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम रहा, पुलिस ने पकड़ा, कहीं ना कहीं सब लोगों ने ये कहा कि राजनीति करने पहुंच गए मुख्यमंत्री। जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि खून की दलाली हो रही है, वैसे आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री, उसके राज्य में कोई दुर्घटना हो जाए, उसके परिवार के लोगों से मिलने जाए, तो उसको राजनीति बोलते हैं। अगर राजनीति बोलते हैं तो मैं कहता हूं कि ठीक है, हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, अच्छी राजनीति कर रहे हैं, होनी चाहिए राजनीति। दिल्ली के अंदर कोई भी घटना घटती है, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं इस तरह की होती है, मैं जरूर जाता हूँ, लोगों से मिलने जाता हूँ, उनको सांत्वना देने जाता हूँ। जितना सरकार मदद कर सकती है हम मदद करने के लिए जाते हैं, जाना चाहिए। बीजेपी वाले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके झूठ की पोल खुली है रामकिशन जी की आत्महत्या से। वो झूठ बोल रहे थे चारों तरफ घूम घूम के, वो आरोपी लागू कर दिया, आरोपी लागू कर दिया। वो आरोपी अगर लागू हो जाता तो रामकिशन जी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती? अब तो दुख इस बात का है कि बीजेपी के नेता रामकिशन जी के ऊपर, जो इस आदमी ने आत्महत्या कर ली, उसके ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन ठीक था क्या? वो कांग्रेस थे क्या? और किसी नेता ने तो यहाँ तक का इन आर्मी वालों को 20-40 रुपए दे दो, ये खुश हो जाते हैं। इस तरह की कितने घिनौने एक कमेंट जो बीजेपी वाले रामकिशन जी के खिलाफ बोल रहे हैं, उस एक कमेंट से वो हमारे देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। अब कुछ समय पहले तक आप पे ये इल्जाम लग रहा था कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं बीजेपी वाले सेना का अपमान कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री को उनके परिवार से मिलना था तो आप कहीं और भी उनसे मिल सकते थे। आप बाद में जाके, जैसे आप गए बाद में उनकी क्रिमेशन पे भी गया, वहां पे भी जाके उनसे मिल सकते थे। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि आप लोग पहुंचे इतनी सारी जनता को लेकर कि उससे बाकी जो वहां पे जो लोग थे, जो मरीज थे, उनको परेशानी हो गई थी, इस वजह से उनको पुलिस को बुलाना पड़ा। मैं अकेला गया था, आपका चैनल वाले भी थे वहां, कैमरामैन भी था, उससे पूछ लो। क्यों आपको रोका पुलिस ने? क्यों लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जी को रोक लिया पुलिस ने? मोदी जी से पूछिए, वो बताएंगे कि क्यों रोका। मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री को अस्पताल में पहुंचने से रोका, फैमिली से मिलने से रोका, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन ज्यादा बड़ी तकलीफ इस बात की है, मैं कल भिवानी भी गया था उनके अंतिम संस्कार में। उनके बेटे मेरे से गले लग के फूट फूट के रो पड़े। 2 तकलीफ थी, एक तो उनके पिताजी की मौत हो गई थी, दूसरा उनका बेटा कहता सर बहुत मारा दिल्ली पुलिस ने। चलो हम तो खराब हैं, वो तो बीजेपी वाले कहते हैं हम तो पैदाइशी खराब हैं। उनके परिवार वालों ने क्या कसूर किया था? रामकिशन जी की मौत हो गई, रामकिशन जी का ऑडियो आपके चैनल ने भी चलाया था। जी। कितना मार्मिक है वो अपने बेटे को मरने से पहले, उन्होंने जहर खाने के बाद और मौत के पहले अपने बेटे को फोन किया, और फोन की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुनी, सारे चैनल, आप ही के चैनल पे सुनी थी हम लोगों ने। वो कह रहा है कि मैं अपने सेना के लिए बलिदान दे रहा हूं और धोखा किया इस सरकार ने हमारे साथ। उसके परिवार को बुरी तरह से पीटा है दिल्ली पुलिस ने। उसके परिवार का क्या कसूर है? कांग्रेस के राहुल गांधी भी वहां पर थे। उस दिन आपको डिटेन किया गया, मनीष सिसोदिया को, राहुल गांधी को भी 2-3 बार डिटेन किया गया। वो वहां पे जाके वो भी पुलिस वालों से यही सवाल पूछ रहे थे। बीजेपी कह रही है कि ना तो आम आदमी पार्टी ने इससे पहले ओआरओपी पे कुछ बात करी, ना आपने कोई मुद्दा उठाया, ना दिल्ली में आपने जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कुछ किया। कांग्रेस ने इतने सालों तक कुछ नहीं करा। आज अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों बिल्कुल ऐसे उतर के आए गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब के इलेक्शन में और आने वाले इलेक्शन में फायदा होगा। पहली चीज तो मैं कांग्रेस ने क्या किया, मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस ने हर स्टेज के ऊपर सेना के साथ धोखा किया है। लेकिन ये प्रश्न आप उन्हीं से पूछिए। लेकिन आज इस वक्त देश के अंदर जो भी समस्या उठती है, उस समस्या के ऊपर बात है। हम राजनीति में हैं। अगर ओआरओपी लागू नहीं होता, सेना के साथ पिछले कुछ दिनों में जितना बड़ा धोखा हुआ है, इतना
मुझे नहीं लगता कभी हुआ है। ओआरओपी लागू नहीं हुआ, जबकि चारों तरफ जा जाके कह रहे हैं ओआरओपी लागू हुआ। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सारे देश को झूठ बोल रहे हैं। अगर ओआरओपी लागू होता तो रामकिशन को आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ी थी? दूसरा, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, हमें गर्व है अपनी सेना के ऊपर, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। अगले दिन हमें उन्हें इनाम देना चाहिए था कि बहुत अच्छा किया तुमने। अगले ही दिन, सर्जिकल स्ट्राइक्स के अगले दिन, इन्होंने ऑर्डर पास करके उनकी डिसेबिलिटी पेंशन आधी कर दी। डिसेबिलिटी पेंशन मतलब कि अगर किसी को चोट लग जाती है वॉर में या कहीं पे, तो उसको जो पेंशन दी जाती है वो डबल करनी चाहिए थी कि आधी करनी चाहिए थी? उन्होंने आधी कर दी। अभी थोड़े दिन पहले उनका रैंक कम कर दिया। सेना के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, कंपेयर्ड टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका रैंक उन्होंने नीचे कर दिया। आप ये क्या कर रहे हो सेना के साथ? पूरे देश में घूम घूम के तो आप कह रहे हो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, हमें वोट दो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, होर्डिंग लगा रहे हो चारों तरफ, छाती पीट पीट पे कह रहे हो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, हमें वोट दो, और आप सेना के साथ उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। वेटरन्स दिल्ली में भी काफी रहते हैं, दिल्ली सरकार उनके लिए क्या कर रही है? आप चाहते तो पिछले कुछ दिनों में आप कोई हेल्प डेस्क बना लेते, पेंशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार कुछ फिगर नहीं मैच करते हैं, तो आप चाहते तो इस तरह की चीजें भी कर सकते थे। आप भी वेटरन्स के लिए कुछ अपने तौर पे भी कर सकते थे, या अभी तक आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? सिर्फ वहीं पर जाकर इस बात को इशू बनाकर, कि कहीं ना कहीं लगा कि अटेंशन मिलेगा और लोग भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर गौर करना चाहिए ना। अभी तक तो किसी ने आके बताया नहीं। अगर हेल्प डेस्क, उनकी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी ग्रीवांसेस हैं। सरकार, दिल्ली सरकार उनकी पेंशन नहीं देती है। पर तो अगर उनकी कोई भी ग्रीवांसेस हैं, उनकी ग्रीवांसेस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो 2 दिन में घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी शो ले गए आपसे? ले जाने दो। अच्छा, सबको, मेरा ये मानना है कि मीडिया के लोग और विपक्ष के लोग जिस तरह से, मतलब रूलिंग पार्टी के लोग, बीजेपी वाले जिस तरह से कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो, आम आदमी पार्टी तो सैनिकों के हकों के लिए लड़ने की राजनीति कर रही है। आप सैनिकों के हक छीनने की राजनीति कर रहे हो। रामकिशन जी की आत्महत्या से इनकी जो खोखली देशभक्ति थी, ये अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त कहते थे, इनकी खोखली देशभक्ति उजागर हुई है, उसका खोखलापन सामने आया है। असली देशभक्ति थी, आपको याद होगा जब अन्ना आंदोलन हुआ था, अन्ना जी रामलीला मैदान में बैठते थे, वहां से जोर से नारा देते थे भारत माता की, और पूरे देश के अंदर जो जो लोग टीवी देख रहे होते थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई धर्म का आदमी हो, अपने अपने घर में बैठ के सारे एक साथ चिल्लाते थे जय, दिल से निकलता था, वो देशभक्ति थी। अब इन्होंने देशभक्ति का क्या कर दिया? भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो मारेंगे तुमको, डंडा मारेंगे तुमको। ये देशभक्ति है? पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी का माहौल कर रखा है इन्होंने। कल जेएनयू गया था मैं जी, वो एक लड़का बेचारा गायब हो गया, नजीब, 20 दिन से गायब है। पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही? जिस दिन वो लड़का गायब हुआ था जेएनयू से, उसके पिछली वाली रात को एबीवीपी के लड़कों ने उसको बहुत बुरी तरह से पीटा था, बहुत बुरी। 10-12 लड़कों ने वार्डन के सामने उसको पीटा था, और अगले दिन वो सुबह लड़का गायब हो जाता है। और पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हो रही, दिल्ली पुलिस की, कि उन 10-12 लड़कों को पकड़ के और उनसे पूछताछ कर ले। 1 मिनट जी, अभी तक उनसे कुछ पूछा भी नहीं गया उन लड़कों से, उनको एक बार भी थाने बुला के उनसे पूछा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वो एबीवीपी के लड़के हैं। मैं जितने आपके चैनल देख रहे हैं इस टाइम, मैं ये कहना चाहता हूं, आज वो लड़का गायब हुआ है, परसों रोहित वेमुला ने सुसाइड किया था। अब हमारे जो बच्चे कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए, नजीब के लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। जो जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नजीब मुसलमान नहीं था, नजीब इस देश का एक नागरिक था, इस देश का एक लड़का था। हम सब लोगों को, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि हमें नजीब वापस चाहिए। नजीब पर मेरा एक सवाल है, मैं उसके ऊपर आऊंगा, उससे पहले मेरे 2 सवाल ओआरओपी पे हैं, उससे पहले खत्म कर लेते हैं। मनोहर पर्रिकर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने कुछ अभी फिगर्स उन्होंने जारी करे, उन्होंने कहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा जा चुका है ओआरओपी का, 5,507 करोड़ रुपए ऑलरेडी डिसबर्स कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि काम तो सरकार कर रही है, बहस थोड़ी हो जाएगी कि एक दिन के अंदर सब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? इतने सालों का बैकलॉग है, सरकार काम कर रही है, तो सरकार को इस पे अटैक क्या करना है? जो कहा जा रहा है कि जो रामकिशन जी हैं वो भी जाके मिलने, डिफेंस मिनिस्टर से मिले भी नहीं, वो तो जाके उन्होंने टाइम मांगा था, वो मिले नहीं वो लोग। वो वहां पे तो उन्होंने कोई एप्लीकेशन मिल रही है, यही कह रही है डिफेंस मिनिस्ट्री। चिट्ठी है आपकी, जो लास्ट लेटर है, रिसीविंग नहीं है।
वो लास्ट रिसीविंग नहीं होगी यार। अब आप टेक्निकलिटीज में जाओगे। नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। वो चिट्ठी उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को लिखी हुई है, और उसके ऊपर जब उनको समय नहीं मिला, जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, लास्ट में उन्होंने वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है और फिर उनके साथ उनके बेटे की जो बातचीत है वो ये दिखाती है कि हार के उनका जब उनकी दूसरी बात आपने कहा ओआरओपी लागू कर दिया गया। ओआरओपी की जो अनाउंसमेंट हुई है, मैं ये बात मानता हूं कि आप अनाउंस करते हो, अनाउंस करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगता है, मैं उस पर नहीं जा रहा। आपने जो अनाउंसमेंट किया वो नहीं है जो कि ये लोग मांग रहे थे। ओआरओपी का मतलब है 1 रैंक 1 पेंशन। मैं मेजर की रैंक में हूं, मेजर की रैंक में मेरे को इतने साल हो गए। मैं यहां से जब रिटायर होता हूं, और तो जिस रैंक पे रिटायर होता हूं, जितनी लेंथ ऑफ सर्विस का मेरा होता है, वो 1996 में 1995 में मान लीजिए कोई फौजी रिटायर हुआ, उसकी तो तनख्वाह उस टाइम कम थी जी। इसको जो आज रिटायर हो रहा है और जो 1995 में रिटायर हुआ, एक रैंक पे एक लेंथ ऑफ सर्विस पे उसको एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। उसके लिए तो कमेटी बनाई है सरकार ने। इस प्रिंसिपल को लागू नहीं किया गया। कमिटी बनाई है ना, कमिटी तो कांग्रेसियों ने भी, कोई ग्रीवेंसेस है तो आई, उन्हें बताइए। बस वही कमिटी, वो तो कांग्रेसियों ने भी कमिटी बनाई थी। कई कमिटियां बन चुकी इस देश के अंदर, इसमें कमिटी बनाने की क्या जरूरत है? तो सीधी सी बात है जी। अगर आपको लागू ही नहीं करना था, प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव का प्रचार रेवाड़ी से सबसे पहले ओआरओपी से चालू किया था कि मैं अगर आया तो ओआरओपी लागू करूंगा। उन्होंने इससे चालू नहीं किया था कि मैं आया तो ओआरओपी पे कमिटी बनाऊंगा। कमिटी बनाने का वादा नहीं था, वादा ओआरओपी लागू करने का था। आपने और दिल्ली सरकार ने जो ग्रेवाल साहब हैं उनको शहीद घोषित किया। आपने कहा कि उनको 1 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी। बिल्कुल सरकार का हक है, अगर आप चाहें तो किसी को शहीद घोषित कर सकते हैं, वो आपने किया। जो 1 करोड़ रुपए की राशि है वो दिल्ली सरकार ने जब ये पॉलिसी बनाई थी तो वो इस पे थी कि जो लोग दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं या दिल्ली के अंदर हैं उसको सरकार देगी। ये एक स्पेशल, आज हमारी कैबिनेट की शाम को मीटिंग है, तो ये उस पॉलिसी में नहीं, एक स्पेशल कैबिनेट का प्रस्ताव पारित करके आज हम इस पे निर्णय लेंगे। ये एक पूर्व फौजी थे जिन्होंने ओआरओपी के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत सारे फौजी हैं, उरी में बहुत सारे लोग मारे गए, उनका गला काट के अभी एक फौजी है उनका ले गए। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, उनको आप भी दे सकते हैं, जैसे इनको आप दे रहे हैं वैसे उनको आप भी 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। तो फिर दिल्ली के, मैं सहमत हूँ, मैं आपसे एक्सचेकर का पैसा आप दे रहे हैं, या तो आम आदमी पार्टी के कॉफर से वो पैसा जाता तो तब भी एक बात समझ में आती है। अगर दिल्ली के एक्सचेकर का आप पैसा दे रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम आज एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग करके इसके लिए प्रावधान बनाएंगे कि स्पेशली उसको दिया जा सके, तो बाकी जो लोग हैं उनको भी आपको देना चाहिए। मैं तो सहमत हूं, मोदी जी इस्तीफा दे दें, वो कहें कि मेरे से देश नहीं चल रहा। उरी में जो शहीद हुए थे, 1 मिनट सुन तो लीजिए, मोदी जी इस्तीफा दे दें, वो कहें कि उरी के अंदर इधर उधर उधर इधर जितने लोग शहीद होते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है उनको देने के लिए, हम देंगे ना। केंद्र सरकार एक मिनट तो कर रही है जो करना है। कहां कर रही है? मैं तो सिर्फ नहीं कर रही है। तो आपसे ये पूछ, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। अगर इस केस में आप दे सकते हैं तो बाकी केसेस में क्यों नहीं? इसलिए तो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। इसमें आपको मोदी जी से आपने ये नहीं कहा कि मोदी जी आप पैसा दीजिए, आपने कहा कि हम पैसा देंगे, आपने इनिशिएटिव लिया। बाकियों में आपने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? बाकियों में हम उनसे मांग कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। तो दिल्ली सरकार, रामकिशन जी के केस में उन्होंने जो काम किया वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस देश के अंदर लोग आत्महत्या करते हैं अपने लिए। मेरे ऊपर लोन चढ़ा हुआ था, मेरी बेटी की शादी होनी थी, मेरे घर में समस्या थी, मेरा ये था, मेरा वो था। इन्होंने आत्महत्या अपने लिए नहीं की है। इनकी कुर्बानी को जिस तरह से आप लोग मजाक में उड़ा रहे हैं ना, ये बहुत तकलीफ होती है सब लोगों को। 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए जी। जिस तरह से आप चैनल वाले और जिस तरह से बीजेपी वाले उनकी कुर्बानी को मजाक में उड़ा रहे हैं, उनकी कुर्बानी के ऊपर आप लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनकी कुर्बानी को आप लोग कांग्रेस का था, ये तो मानसिक संतुलन खो गया था। कितने लोग इस देश के अंदर हैं जिन्होंने ये, नाउ इट वाज नॉट ऑन हिज लाइन ऑफ ड्यूटी, उनकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था कि उनको आत्महत्या करनी थी। वो उन्होंने अपनी जान दी है इस मुद्दे को बड़ा करने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को पूरे देश को सम्मान करना है, एक सम्मान के तौर पे दिल्ली सरकार कर रही है। और जो सर्विंग फौजी हैं, जो बेचारे सर्विंग फौजी हैं, वो भी अपनी जान दे रहे हैं। इट वाज अ पार्ट ऑफ लाइन ऑफ ड्यूटी।
तो मैंने तो चिट्ठी लिखी है, बार बार प्रधानमंत्री जी से मैंने मांग की है कि आप पॉलिसी, दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई है, केंद्र सरकार क्यों नहीं बना सकती पॉलिसी कि जो भी फौजी शहीद होगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, क्यों नहीं बना सकते? दिल्ली सरकार ने बनाई है ना। हाँ, पर दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि सब लोगों को दिया जा सब लोगों को कैसे दिया जा सकता? अच्छा, तो मैं एक और ये इसी से जुड़ा सवाल है, आपने जॉब भी ऑफर करी है दिल्ली सरकार ने उनके परिवार के एक, उसको एग्जामिन करना पड़ेगा क्योंकि एक ऑलरेडी रोहित वेमुला वाले में लग चुकी है, उसमें आपको अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा था हाई कोर्ट के। नहीं, डिसीजन हमने वापस नहीं लिया, उन्होंने लेने से मना कर दिया था रोहित वेमुला के। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो टैग लगा रहा है आपके ऊपर कि ये क्रूसेडर ऑफ OROP सिर्फ सीजनल है, पंजाब इलेक्शन है इसलिए सीजनल क्रूसेडर बन गए अरविंद केजरीवाल? सारे बन जाए ना सीजनल। भाई पंजाब में तो सारी पार्टियां लड़ रही हैं, बीजेपी भी लड़ रही है, मोदी जी इसीलिए कर दें, चलो चुनाव के लिए कर दो तुम। आप ये आरोप लगा रहे हो कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं, हम चुनाव के लिए कर नहीं रहे, लेकिन मान लेते हैं आपकी बात कि चुनाव के लिए कर रहे हैं। आप भी चुनाव के लिए कर दो अच्छा काम। आप बुरे काम करके चुनाव लड़ते हो, हम अच्छे काम करके चुनाव लड़ते हैं। आप धर्म के नाम पे लोगों को मार के चुनाव लड़ते हो, हम सैनिकों को सुविधाएं देके चुनाव लड़ते हैं। हम अच्छी राजनीति करते हैं, आप गंदी राजनीति करते हो। क्या कुछ दिल्ली सरकार स्पेशल भी करने वाली है सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए? अब तो आप इस पे कूद पड़े हैं OROP के मुद्दे पे। इसकी मांग करेंगे, लेके रहेंगे। इतना जरूर है, राम किशन जी की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, हम भी ले जाएंगे और पूरा देश भी ले जाएगा। नजीब के बारे में आप बात कर रहे थे, कल आप गए वहां पे एक सॉलिडरिटी मार्च में, 20 दिन बाद आप पहुंचे वहां पे। कई लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब सडनली सारे जितने भी ये इश्यूज हैं उनको याद आ गया। पहले भी आप जाके उनसे मिल सकते थे, उनकी मदर शायद आपसे मिलने आई थी, उसके बाद आप वहां गए। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मतलब अगर कुछ हो तो कितने दिन में जाना चाहिए मुझे? ये तो 20 दिन से चल रहा है सर। मतलब मेरे को मैं 2 दिन में जाऊंगा तो कहेगा 2 दिन में क्यों आए? मतलब आप ही लोग बता दो। नहीं, मैं ये पूछ आज तक वाले बता दो कि भाई इतने दिन में चले जाया करो, फिर हमें तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो एक सवाल था, कल आपने वहां पे कहा कि JNU से उठकर इंडिया गेट पहुंचना पड़ेगा इस पूरे इश्यू को, इस पूरे आंदोलन को वहां जाके करिए तो जाके दिल्ली सरकार को समझ में आएगा। दिल्ली नहीं, केंद्र सरकार को समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है, आप चाह रहे हैं कि वो लोग वहां जाएं और वहां पे जाके शायद उनकी बात ज्यादा जोर से सुनी जाए, लेकिन आप दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। अगर जिस तरीके से दिसंबर 16, 2012 के बाद जिस तरीके से पूरा एक प्रोटेस्ट हुआ था, अगर वैसा ही प्रोटेस्ट करने के लिए आज आप लोगों को उकसा रहे हैं, तो कई लोग ये भी पूछेंगे कि आप हमारे लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। लोगों को रोज अपनी दिनचर्या के लिए भी जाना पड़ता है, अगर आप वहां पे पूरा जाम लगवा देंगे तो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद फिर वही बातें कर रहे हैं जो वो क्रूसेडर अरविंद केजरीवाल के बारे में। दिल्ली के और पूरे देश के लोगों को सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की है? अपनी सुरक्षा की। बेटी जब घर से बाहर निकलती है, एक माँ बाप का दिल धक धक करता है कि ये वापस लौट के सही सलामत आएगी कि नहीं आएगी। नजीब गायब हो गया, यही बात मैं सबको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नजीब जो गायब हुआ, ये प्रॉब्लम केवल उसके माँ बाप की नहीं है, ये प्रॉब्लम केवल JNU की नहीं है, ये प्रॉब्लम आज तक में काम करने वाले सारे कर्मचारियों की है, ये प्रॉब्लम मेरी भी है, ये प्रॉब्लम इस देश के हर नागरिक की है कि आज देश के अंदर जो माहौल क्यों गायब हुआ नजीब? क्योंकि उसकी ABVP के कार्यकर्ताओं के साथ पिछली रात को लड़ाई हो गई थी जी। ABVP वालों ने पीटा था। मैसेज क्या है? जो ABVP के रोहित वेमुला की क्या वो थी, ABVP के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी। पूरे देश के अंदर क्या मैसेज है? यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या मैसेज है? कॉलेजेस के अंदर क्या मैसेज है? ABVP वालों से पंगा लोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। कल किसी का भी बच्चा गायब हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि ये मुद्दा केवल नजीब और उसके पेरेंट्स का नहीं है। दूसरी चीज, कुछ लोग ये सोच रहे हैं नजीब मुसलमान था और बीजेपी केवल मुसलमानों की खिलाफत अखलाक करवाती है, नजीब कराती है, फलाना कराती है, ढिमका कराती है। कुछ लोगों को लगता होगा मैं तो हिंदू हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। इस भरोसे में मत रहना। बीजेपी वाले ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं जी। अपनी राजनीति के लिए वो हिंदुओं को भी मरवा देते हैं और मुसलमानों को भी मरवा देते हैं। मैं गुजरात गया था। गुजरात के अंदर पाटीदार समाज, पटेल समाज 30 साल से 40 2 मिनट रुक, गुजरात पे आते हैं सर, गुजरात पे आप सीक्वेंस में मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, आप अपना सीक्वेंस छोड़ दीजिए। गुजरात के अंदर पटेल समाज बरसों से बीजेपी को वोट देता आ रहा है। मतलब वहां कहावत है कि पटेल तो सोच भी नहीं सकता बीजेपी के अलावा किसी को, इतना लॉयल था बीजेपी का। पिछले साल आरक्षण आंदोलन हुआ पटेल समाज का, बीजेपी वालों ने पॉइंट ब्लैंक करीब 10-15 लड़कों को गोली मरवा दी पटेल समाज के। वहीं पे ऑन द स्पॉट मौत हो गई उन लोगों की। पटेल तो हिंदू हैं, उनको क्यों मरवाया? 1 मिनट,
दलित समाज का आंदोलन हुआ, दलित समाज के लड़कों को मरवा दिया, फर्जी केस कर करके जेल में डाल दिया। दलित तो हिंदू हैं, रोहित वेमुला तो हिंदू था। दलित जो लड़के मरे गुजरात के अंदर वो तो हिंदू थे, उनको क्यों मरवाया? ये कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी हैं। ये ना हिंदुओं की पार्टी है ना मुसलमानों की पार्टी है, ये सत्ता और पैसे के लालची लोगों की पार्टी है। ये अंबानी की पार्टी है, ये अडानी की पार्टी है। हो सकता है इस देश के लोगों की पार्टी नहीं है। इसीलिए पाटीदार और दलित का जो आपको मुद्दा दिख रहा है, हो सकता है इसीलिए आपको भी लग रहा हो कॉन्फिडेंस कि गुजरात में इस बार अच्छा करेंगे। चलिए गुजरात में अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले 29 सितंबर को भारतीय फौज ने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल ऑपरेशंस करे। उसमें कई सारे टेररिस्ट मारे गए, उसमें कई सारे लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करे गए। उसके बाद सडनली जब ये अनाउंसमेंट हुआ, उसके एक दिन बाद अरविंद केजरीवाल हेडलाइन थे और पूरे पाकिस्तानी मीडिया में बीजेपी ने कहा कि डार्लिंग बन चुके हैं पाकिस्तान की। कैसा लगा आपको जब ट्विटर पे यहां दिल्ली के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, पाकिस्तान के लोग आपको बिल्कुल अरविंद केजरीवाल हीरो हैं? आपके चैनल पे मैंने पूरा दिन देखा था। पहले तो आपने मेरा वीडियो देखा जी। उस वीडियो में मैं क्या कह रहा हूं कि मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूं, कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल। उसके बाद मैंने कहा कि पाकिस्तान गंदी हरकत कर रहा है, बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल। मैंने मैंने कहा पाकिस्तान फॉरेन मीडिया को ले जाके गुमराह कर रहा है, यही शब्द थे मेरे। बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान का ये जो गंदी हरकत है इसका करारा जवाब दें। मैंने क्या गलत बोला? एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। बोलिए बोलिए। पूरा दिन आप लोगों ने बड़ा अच्छा चलाया। सोमवार का दिन था, मेरे को याद है। आप लोगों ने मेरी खूब तारीफ की पूरा दिन कि केजरीवाल ने मोदी जी को सैल्यूट किया, केजरीवाल का वीडियो आया है, केजरीवाल ने मोदी जी को सैल्यूट किया। मेरी जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने सारे चैनलों ने को फोन कर करके बोला कि ये बोलो कि केजरीवाल सबूत मांग रहा है। अचानक कैसे हो गया कि 10 बजे के आसपास सारे चैनलों में एक साथ चलने लग गया केजरीवाल सबूत मांग रहा है। अरे वीडियो तो देखो। आपके चैनलों को देख देख के कई लोगों ने मेरे को फोन किया, यार कि तू सबूत क्यों मांग रहा है? मैंने कहा वीडियो देखा। बोले ना जी वीडियो नहीं देखा। मैंने कहा देखो। वीडियो देख के फिर कहते हैं हाँ यार ये तो राजनीति हो रही है तेरे साथ। अच्छा, ये तो राजनीति कर रहे हैं चैनल वाले। हाँ। पर जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट, भारतीय फौज को सैल्यूट, पाकिस्तान गंदी हरकत कर रहा है, क्यों हमें, भारत को क्यों जरूरत पड़े किसी तरह का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के लिए? जब से हम आजाद हुए हैं पाकिस्तान बार बार जो भी हम कहते हैं उसको एक मिनट, इंटरनेशनल लेवल कौन मान रहा है सर? किस फोरम पर माना गया पाकिस्तान ने जो बोला? सार्क में पाकिस्तान पूरा आइसोलेटेड है। एक मिनट पाकिस्तान आइसोलेटेड, कौन मान रहा है? बीबीसी ने ये सवाल क्यों ये सवाल ना उठे? बीबीसी कुछ भी कहे, पाकिस्तान बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान उनको लेके गया वो रिपोर्ट कर रहा है। हम क्यों बीबीसी को लेके जाएं ये दिखाने के लिए कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं? इतने सालों से हम तो ये बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान तो कोई बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने अभी तक ये नहीं माना कि कसाब उनका है। तो हमें क्यों जरूरत पड़े हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम इस बात का सरकार को कहें कि आप जवाब दीजिए या आप क्लियर कर दीजिए, चाहे बाहर का मीडिया है चाहे अपने देश है उसके लिए क्लियर कर दीजिए। कहीं ना कहीं लोगों को बात खटकी है। नहीं खटकी है, ये बीजेपी को बात खटकी है और बीजेपी ने चैनलों को मैनेज किया जो चाहे। एक मिनट सुन लीजिए, अब मेरी आपने इतनी देर बोला, भाषण दिया, अब थोड़ा भाषण मेरे को भी दे लेना दो। बीजेपी को खटकी है ये बात, और बीजेपी को भी क्यों खटकी मुझे तो समझ नहीं आया। मैं तो आप ही के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट कर रहा हूं, उनको क्यों खटकी बात मेरे को तो समझ में नहीं आया। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर पाकिस्तान इंडिया के बारे में गलतफहमी फैलाता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो। यही तो मैंने कहा था। मैंने सोचा, एक मिनट तो दिया, अच्छी बात है ना। सोशल मीडिया, मैंने इंटरनेट के ऊपर देखा कई सारे फॉरेन मीडिया के वेबसाइट्स के ऊपर ये खबर छपी हुई थी। उसी का मैंने कहा कि भाई इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मैंने क्या गलत बोला? बीजेपी की तारीफ करी, बीजेपी की सरकार की तारीफ करी। उनकी तारीफ करो तो उनको तकलीफ होती है, उनकी बुराई करो तो उनको तकलीफ होती है, उनको मेरे से हर चीज से तकलीफ होती है। उस वीडियो के बाद तो कोई कह ही नहीं सकता था कि भाई मैंने कुछ गलत किया है। जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा सबने मेरी तारीफ की। अच्छा, आप लोगों ने मेरे बारे में गलतफहमी फैलाई। सर ये तो आपका रहता ही है कि या तो मीडिया गलत कर रहा है या प्रधानमंत्री गलत कर रहा है। पर मैं एक बात बस से इसको टॉपिक को छोड़ने से पहले, आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? भारतीय फौज ने ये सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा किया। आपको लगता है कहीं ना कहीं आप, चलिए और किसी को नहीं, आपको कुछ किसी तरह का कोई वीडियो या इसका फोटो दिखानी चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, मेरे को नहीं लगता, मैंने कभी नहीं मांगा। आप एक लाइन मेरी दिखा दो जिसमें मैंने मांगा। तो कहीं मैं कह रहा हूं आपको लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो बोला, उसके बाद भी मैंने बोला, जब आप लोगों ने गलतफहमी फैलाई उसके बाद भी मैंने बोला कि आप लोग झूठ फैला रहे हो मेरे बारे में।
अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि आपने कहा कि मैंने सुना कि सबको फोन गया और उन्होंने लाइन बदल दी, वैसे ही आप अभी एक प्रोग्राम में थे दिल्ली हाई कोर्ट के, वहां पर सीजेआई भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे। आपने फिर से कहा कि मैंने सुना कि जजेस के फोन टैप हो रहे हैं। ये मेरे को कई जजेस ने बोला। सरकार ने आके इसको डिनाई किया? हाँ, सरकार तो डिनाई करती है, सरकार मानेगी थोड़ी। मेरे को कई जजेस से जब मैं मिलता हूँ, और हर स्तर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सब जजेस के अंदर डर है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। और ये डर बेबुनियाद नहीं हो सकता, बिकॉज जजेस अब मतलब अच्छा स्टेटस होता है, उनके अपने नेटवर्क होता है। तो जजेस के फोन टैप हो रहे हैं और आई भी कर रही है, सब लोगों का मानना है। सर, ये जो एलिगेशन आप लगाते हैं, मतलब जजेस ने और तो किसी को कहीं नहीं बोला, किसी सीजेआई साहब भी बोल सकते थे कि ऐसा मेरे को भी 4 लोगों ने आके बोला है। आप हर चीज में एलिगेशन लगाते थे कि मैंने सुना कि उनको फोन 2009 की एक चिट्ठी है, ठाकुर साहब तब शायद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो उन्होंने द देन चीफ जस्टिस को लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आईबी इलीगल तरीके से फोन टैप कर रही है वहां पे। आपने देखी? मैं चिट्ठी की कॉपी दे दूंगा आपको। ठाकुर साहब ने जब आपने बात करी उनसे, तो सुनिए, नहीं, मैंने ठाकुर साहब से बात नहीं हुई मेरी। ठाकुर साहब से मैं आज तक कभी नहीं मिला। वो मेरी पहली मुलाकात थी उनसे वहां पे, जो वो स्टेज पे हम लोग थे, बस उतनी मुलाकात थी, ठाकुर साहब से नहीं जी। मेरा ये कहने का मतलब है, ये सारा देश जानता है कि फोन टैप होते हैं। मेरे भी फोन टैप होते हैं, मेरे भी सबके फोन टैप करते हैं ऑपोजिशन वालों के। चलो, हम तो नेता हैं, हम तो राजनीति में हैं, विपक्ष वालों के वो फोन टैप करते हैं। जजेस के फोन टैप करना बहुत गलत बात है। यू आर एक्चुअली इंटरफेयरिंग विद द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। अगर आप जजेस के फोन टैप करते हो, आप उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हो, ये गलत बात है। इसीलिए मैंने जजेस को मुद्दा उठाया। मैंने कभी ये नहीं कहा मेरा फोन टैप हो रहा है, कर लो यार मेरा सारा। वो कांग्रेस ही भी करते थे, कांग्रेस के टाइम में अन्ना आंदोलन से हमारा फोन टैप, उसके पहले तो कोई जानता ही नहीं था हम लोगों को। कर लो हमारे सारे फोन टैप, कर लो सारे ईमेल हमारे इंटरव्यू होते, कर लो सारा हम लोगों का। अरुण जेटली जी ने आज एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब में के इलेक्शन में क्लाइमैक्स बहुत जल्दी हो गया, अब उनकी हवा निकलती जा रही है और अब बड़ा फॉल होने वाला है जो इलेक्शन आएगा उस पर। वो तो पता चल जाएगा। वो दिल्ली में भी यही कहते थे, दिल्ली में भी 10 दिन पहले तक यही कहते थे कि वो फॉल होने वाला ही है। वो तो जनता बता देगी। लगता है किस तरह का आपका प्रोग्रेस रहा है? बीच में काफी उठे या बीच में कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा कम हुआ है आप लोगों का? मार्क माई वर्ड, 100 से ज्यादा सीट आ रही है। अच्छा, ये आपका इंटरनल सर्वे कह रहा है? इंटरनल सर्वे कह रहा है। अभी हमने सर्वे कराया था, 96 सीट्स थी उसमें। नवजोत सिंह सिद्धू से सर क्या चल रहा है? आपने कहा बहुत बढ़िया आदमी है जब उन्होंने रिजाइन किया, और पार्टी ने भी बड़ी आतुरता दिखाई कि हमारी पार्टी में आ जाएं। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ कोटरी के साथ काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं है कि कोई उन्हें कंपटीशन दे। अब फिर उसके बाद सिद्धू से आप लोग बात, मजबूरी क्या है? सिद्धू की तरफ क्यों चल दिया आप दोबारा? अब सिद्धू साहब डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ जाना है। वो तो आपकी बड़ी बुराई कर रहे थे, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि तो आपको कोई दिक्कत नहीं है सिद्धू साहब अगर आम आदमी पार्टी में? वो जो मर्जी बुराई करते रहे, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उनको, उन्होंने देश के लिए काफी, क्रिकेट में जब थे उन्होंने काफी काम किया, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो मेरी बुराई करते रहे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अटक कहाँ रही है बात उनसे? नहीं, कोई अटक नहीं रही है। आपने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि दोबारा की बातचीत चल रही है उनसे। बातचीत चल रही है। तो क्या ऐसा उन्होंने मांग लिया? चीफ मिनिस्टरशिप मांग रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल को पता नहीं, देखते हैं। बिना आपसे कुछ होगा तो आपको बताएंगे, सबसे पहले आज तक कोई बताएंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्यों आपको लगा जरूरी कि नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी में आए? अगर ऐसा सोचा भी आपने जब उन्होंने अच्छे सारे देश के लोगों को इकट्ठा होना है, या पंजाबी एक ये धर्म युद्ध है, चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए? जट सिख बहुत हैं हमारी पार्टी में, जट सिख बहुत हैं। ये धर्म युद्ध है। जैसे कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी जी। कौरवों के पास सब कुछ था, उनके पास धन था, दौलत थी, पूरा साम्राज्य था। पांडवों के पास कुछ नहीं था, उनके पास भगवान थे, कृष्ण भगवान उनके साथ थे। ये भी धर्म युद्ध है। इस देश के सारे लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। आज जिस तरह का माहौल देश के अंदर बन गया है जी, कोई फिल्म वाला अगर इनकी बात ना माने, उसकी फिल्म नहीं चल सकती। सारे फिल्म वाले डरे हुए हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस डरे हुए हैं। मतलब अब तो मैं देखता हूं कि जानबूझ के उनको आके मोदी जी की तारीफ करनी पड़ती है, मतलब दिखाने के मैं आपके साथ हूं, मतलब प्लीज टेक केयर ऑफ मी। स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जो इनकी बात ना माने उसकी सरकार नहीं चलने देते जी। जो एक मिनट मेरी सुन लो यार, आपकी सुन रहा हूं, बिल्कुल आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। जो मुख्यमंत्री इनकी बात ना माने उसकी नहीं चलने देते। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो एक तरह से पूरे देश के अंदर माहौल ये है कि जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा
उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये माहौल अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स के अंदर ये है कि एबीवीपी के खिलाफ अब लोग कुछ भी करने से डरते हैं। तो ये तो माहौल ठीक नहीं है पूरे देश के अंदर। पूरा जो गौरक्षक, एबीवीपी, आरएसएस, बीजेपी, इनकी जो जिस तरह से गुंडागर्दी पूरे देश के अंदर बढ़ गई है। अब मीडिया, एनडीटीवी को बैन कर दिया, बताइए ये अच्छा है? आप बताओ, होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इस मीडिया की स्वतंत्रता तो बिल्कुल। अब मैसेज क्या है? मैसेज ये नहीं है एनडीटीवी को एक दिन बैन करने का क्या मतलब है कि बाकी चैनल देख लो, अगर आप मोदी जी की आरती नहीं उतारोगे तो आपको भी बैन कर देंगे। जो पूरा इशू हुआ मूवीज के बारे में, जैसे आपने बताया, आप उधर पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करने की बात चली और अब 5 करोड़ रुपए देने की बात चली, फिर फडणवीस साहब ने बात करी उनसे। आपकी क्या राय है उस पर? पाकिस्तानी एक्टर्स को काम करने देना चाहिए? मैं पूछता हूँ कि आईएसआई को बुला के एयरबेस, पठान एयरबेस के अंदर लाना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, पठानकोट के ऊपर हमला किसने किया? आईएसआई ने किया। और आप उसी आईएसआई को बुला के पठानकोट के पूरे एयरबेस में घुमाते हो और कहते हो अच्छे से नक्शे बना लो सारे, अगली बार जब अटैक करने आओगे तो सुविधा होगी। वो करना चाहिए? बताइए। द डायलॉग कैन नॉट बी वन वे। एब्सोल्युटली। मतलब एक तरफ से आप डंडी, केवल करण जौहर की फिल्म को बैन करने से अगर इस देश की सिक्योरिटी बहुत सुधर जाती है, कर दो। पठानकोट के अंदर आईएसआई को बुला के जिस दिन किया गया था, सबसे बड़ा देशद्रोह उसी दिन हुआ था। बट यू सपोर्ट पाकिस्तानी एक्टर्स शुड नॉट वर्क एटलीस्ट इन दिस कंडीशन, द प्रिवेलिंग कंडीशन। मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे अपने मानना ये है। मेरा काफी देखते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि आप किसी भी तरह से आर्टिस्ट्स के ऊपर इस तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन आज देश के अंदर जिस किस्म का माहौल चल रहा है, जिस नफरत का माहौल चल रहा है, इस नफरत के माहौल, जैसे करण जौहर का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट ये था कि जी जब मैंने फिल्म बनाई थी और जब पाकिस्तान के आर्टिस्ट्स ने काम किया था, तब आप भी पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे थे, आप भी नवाज शरीफ की शादी में बर्थडे में जा रहे थे, आप भी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के बर्थडे में जा सकते हैं। करण जौहर 2 आर्टिस्ट्स को अपनी फिल्म में ले ले तो तेरी फिल्म नहीं चलने देंगे। और 5 ये तो गुंडागर्दी है ना। 5 करोड़ का जो है तो गुंडागर्दी होगी ना, सीधे सीधे। मिनिस्टर हैं, फडणवीस साहब ने बुलाया उनको, सब बात सॉर्ट आउट करा दी, उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपए तो फडणवीस साहब उन्हीं को बना देना सीएम। तो फडणवीस साहब फिर सीएम क्यों है? फिर वो भी राज ठाकरे साहब उसी को बना दे सीएम जब चलनी उनकी है। तो पंजाब पे वापस आते हैं। कई लोगों ने, अभी सुखबीर सिंह बादल ने भी बोला कि 10 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की, और वो इतने डरे हुए हैं कि इसीलिए अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल को फ्रंट फुट पर रखें, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, लोग वोट देंगे नहीं, फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर ब्लेम गिर जाएगा। सर किसका कैंडिडेट? सीएम कैंडिडेट। सुखबीर बादल को जो मर्जी कहना था यार, दे आर ऑन देयर वे आउट। अब उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? पंजाब का चुनाव नशे, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। पंजाब को, पूरे पंजाब को, पंजाब अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता था, पंजाब अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता, भंगड़े के लिए जाना जाता था, यूथफुल एनर्जी। उस पूरे पंजाब के लड़कों को, बच्चों को इन्होंने नशे के अंदर धकेल दिया। पूरी जनरेशन को इन्होंने नशे के अंदर धकेल दिया है। द होल पंजाब, पूरा पंजाब बादलों से बदला लेने के लिए तड़प रहा है। अमरिंदर बादलों की जेब में है, सब लोग देख रहे हैं। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे ऊपर इन्होंने केस कर दिया, मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा हूं पंजाब में। अमरिंदर के सारे केस वापस ले लिए। नरेश यादव जो हमारा एमएलए था, उसके ऊपर झूठा केस कर दिया। अब बीजेपी और अकालियों ने मिलके, वो अब कल वो आ गया, आपने देखा होगा जी, जिस बंदे के कुरान शरीफ की बेअदबी की गई थी वहां पे, जिस बंदे ने बेअदबी की थी उसको इन्होंने पकड़ा। उसने स्टेटमेंट दिया कि नरेश यादव के कहने पे किया। नरेश यादव हमारा जो एमएलए है, उसको ये गिरफ्तार करके ले गई पंजाब पुलिस। और अब वो बाहर निकल के कह रहा है कि मेरे को पंजाब पुलिस ने टॉर्चर करके ये नरेश यादव के खिलाफ बयान कराया था। तो नरेश यादव हमारे आम आदमी पार्टी के तो एमएलए के खिलाफ झूठा केस करते हैं टॉर्चर करके जी। और कैप्टन अमरिंदर के सारे केसेस वापस ले लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर मजीठिया को, जो कि ड्रग लॉर्ड है वहां पे, उसको क्लीन चिट देते हैं।
तो ये तो कांग्रेस मिली हुई है, बादलों से बदला लेना चाहते हैं। पीपल हैव ओनली एंड ओनली होप फ्रॉम आम आदमी पार्टी। एक जमाना था जब आप कहते थे, जब आप क्रूसेडर थे, अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन क्रूसेडर थे, तो आप कहते थे शीला दीक्षित से डिबेट कर लीजिए, तब आप कैंडिडेट भी थे। उससे पहले आपने प्रधानमंत्री को भी कहा, मनमोहन सिंह को, पूरी कैबिनेट को कि आप आके इस पे डिबेट कर लीजिए जब एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था। अमरिंदर सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल आप कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, आइए। कैप्टन कहता है मैं तो बाहरी हूं। कैप्टन को पंजाबियों से डिबेट करने में क्यों तकलीफ हो रही है? मैं उसी की भाषा यूज कर रहा हूं जो कैप्टन कहता है। केजरीवाल भारी है, केजरीवाल भारी है, डिबेट केजरीवाल से करेगा। इल्जाम तो केजरीवाल लगा रहे हैं ना। मैं ट्विटर पे आपने लगाया सर, उन्होंने कहा कि आज ये डिबेट कर लीजिए। मैंने क्या इल्जाम लगाया? आपने कहा कि भाई आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं बेबुनियाद है, आइए डिबेट कर लेते हैं। हमारी पंजाब कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मैं सोनिया गांधी के साथ और प्रधानमंत्री के साथ डिबेट करूंगा, कैप्टन से मैं डिबेट नहीं करूंगा, वो तो कैंडिडेट। हमारी पंजाब की लीडरशिप जो है, कैप्टन को हमारी पंजाब की लीडरशिप से डिबेट करने में क्या प्रॉब्लम है? 4 नाम सुझाए थे आपने। मैंने तो उनको कहा ये 4 नाम है हमारी तरफ से, इन चारों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए और उसके साथ डिबेट कर लीजिए। तो इन चारों में से कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो? चीफ मिनिस्टर जनता तय करती है सर, हमारा जनतंत्र है। पंजाब की जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, उसका प्रोसेस होता है। कोई पंजाब का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, इतना तो आपने सोचा? पंजाब की जनता तय करेगी सर। जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर? पंजाब की जनता तय करेगी सर। या कोई बाहर से ही बन सकता है? पंजाब की जनता तय करेगी। मतलब पंजाब, आप इंतजार कीजिए, समय आने पर आपको जवाब मिलेगा। ये रास्ता बंद नहीं कर रहे हैं अभी आप। मैं का समय आने दीजिए, आपको इसका जवाब मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को ज्यादा मजा किसमें आएगा? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करने में, जो आजकल बीजेपी कह रही है एब्सेंशिया में है, बाहर से गुजरात, गोवा और पंजाब में बीजेपी दिल्ली में काम नहीं करने दे रही है। अच्छा, रोज आप देख रहे हो कि किस तरह से आप लोग इल्जाम लगाते हो केजरीवाल लड़ता बहुत है, केजरीवाल लड़ता बहुत है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली थी पूरे देश के अंदर, सबसे महंगी। आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है, एक आध राज्य को छोड़ के। सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर है। कैसे करी मैंने? इनसे लड़ के करी। करने नहीं देते। अभी भी घर में चलो मेरे, दिखाऊंगा कितनी, ऑफिस में चलो कितनी फाइलें इन्होंने मेरी ऑब्जेक्शन लगा के भेजी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक पे ऑब्जेक्शन, बिजली लड़ के इनसे सस्ती करी मैंने जी। पानी मुफ्त किया दिल्ली के अंदर, इनसे लड़ के पानी मुफ्त किया। 263 कॉलोनियों के अंदर दिल्ली में पिछले 1 साल में पानी पहुंचा दिया। इनसे लड़ के फाइलों में लड़ के हर चीज में ऑब्जेक्शन लगाते हैं, हर चीज में ऑब्जेक्शन लगाते हैं ये लोग। मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 106 मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं। कल फाइल आ गई है एलजी ने और फिर ऑब्जेक्शन लगा दिया, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बन सकते। कल आई है फाइल, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बन सकते। अब लड़ूंगा मैं एलजी से, मैं फाइल पे लिख रहा हूं कि बनाने हैं मोहल्ला क्लिनिक। तो मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, जनता के लिए लड़ रहा हूं। पहले सड़क पे लड़ता था, अब अंदर आके लड़ रहा हूं। अगर मैं अपना इनसे लड़ना बंद कर दूं, एक काम नहीं करने देंगे ये लोग, मेरे को एक काम नहीं करने देंगे। वही तो मैंने कहा, मोदी जी का स्टाइल है, जो मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा। इन्होंने हमारा सब कुछ करके देख लिया सर, सब कुछ करके देख लिया। हमारी पार्टी की सारे पिछले सालों की सारी इनकम टैक्स की रिटर्न खोल दिया इन लोगों ने। जितने जब से 3-4 साल से पार्टी बनी है, सारे केस खोल दिए। इनकम टैक्स में भी कई ब्रांच हैं, एक एग्जम्पशन यूनिट है, एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भी सारे केस खोल दिए, एग्जम्पशन यूनिट ने भी सारे केस खोल दिए। हमारे जितने डोनर्स थे जिन्होंने हमें चंदा दिया था, उनके यहाँ रेड करवा रहे हैं ये लोग। इन्होंने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा दी, हमारे 15 एमएलए गिरफ्तार कर लिए। जो ये कर सकते थे इन्होंने सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला इनको मेरे खिलाफ, कुछ नहीं मिला हम लोगों के खिलाफ इन लोगों को। आपके चैनल के लिए बता दूं, अब ये मुझे लगता है कोई 1 दिन का पालतू चैनल 2-3 दिन में करने वाला है। इनकम टैक्स में इनको क्या मिला अभी तक? सारा चेकिंग करने के बाद, हमारे सारे चेकिंग करने के बाद मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख एंट्री होंगी हमारे पास चंदे की। उसमें से 100-150 एंट्री ऐसी मिली हैं, जैसे मैं स्टेज से उतरा, किसी ने चेक दे दिया मेरे को, मैंने चेक जमा करा दिया, अब उसका पता नहीं है हमारे पास। तो कहते हैं एड्रेस नहीं दिया आपने। हमने कहा जी बैंक की एंट्री है, बैंक से पूछ लो, बैंक टू बैंक है। बैंक इनकम टैक्स में तो मैं था, 133(6) का नोटिस होता है, सेक्शन 133(6) का, वो नोटिस जारी कर दो उनको, वो 2 मिनट में बैंक बता देगा, वो नहीं जारी कर रहे। तो ऐसी 100-125 एंट्री 50 लाख रुपए की इनको मिली है, जिसमें हमारे पास एड्रेस वगैरह नहीं है उसका। कह रहे हैं कितनी गड़बड़ हो गई, अब आपको देने वाले हैं ये कि आम आदमी पार्टी के बेनामी बैंक के अंदर पैसा या बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है। अब ये आपको थोड़े दिन के अंदर बस यही देंगे। आप 4-5 जब आपने शुरू करा था तो वेबसाइट पे सारे चंदों की रिकॉर्ड जो भी आता था, 1 रुपया भी आता था तो आप उसे वेबसाइट पर डालते थे। पिछले कुछ महीनों से आपकी वेबसाइट हमने हटा दी है, जानबूझ के हटाए हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे उसके ऊपर रेड मार रहे हैं सबके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं फिर से वापस, चाहे डर हो या कुछ भी हो, उससे आप वापस घूमकर ट्रांसफर हमें करना पड़ा,
ये करने नहीं दे रहे। ट्रांसपेरेंसी सारा हमने चंदे की लिस्ट इनको देते हैं, लेकिन ये चुन चुन के, जैसे अभी तुरंत हमारा क्या था, ऑटोमेटिक कर दिया था। अभी आज चंदा आएगा और कल वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिक चला जाता था, हमारे कंट्रोल में नहीं था। ये क्या करते थे, ये रोज बैठ जाते थे इनकम टैक्स वाले लेके कि कल इसने चंदा दिया, उसके यहाँ रेड मार देते थे, कल उसने चंदा दिया, उसके यहाँ रेड मार देते थे। ये तो हम नहीं चाहते ना कि हमारे डोनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोनर्स यही आर्गुमेंट तो सब पार्टीज देती हैं, डोनर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 80% चंदा बेनामी आता है इनका, हमारा एक एक पैसे का हिसाब देते हैं। आपका बीजेपी और कांग्रेस का आपको पता होगा, फॉरेन से चंदा आया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला है कि इन पार्टी के ऊपर इलेक्शन कमीशन वो ले, इन दोनों पार्टियां डीरिकॉग्नाइज होनी चाहिए, फॉरेन से आप चंदा नहीं ले सकते। दोनों पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, बीजेपी का और कांग्रेस का, दोनों ने विदेश से चंदा लिया है, वो नहीं करेंगे ये लोग। दोनों पार्टियों ने जो हिसाब दिया इलेक्शन कमीशन को, 80% उनकी ट्रांजैक्शंस बेनामी है, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं किसने चंदा दिया, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे ये लोग। हमारे डोनर कोई हमें 5 रुपए का चंदा दे दे, उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड कराने पहुंच जाते हैं ये लोग। इन्होंने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी एजेंसीज लगा दी हैं, लेकिन इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, क्योंकि हम बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं। 2-3 सवाल गुजरात से फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद दिल्ली पे आएंगे। काफी सारे लोग दिल्ली के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अमित शाह से क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रेसिडेंट है? नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। आप हर जगह जाके, गुजरात में आप गए, आपने जब अनाउंस करा हम इलेक्शन लड़ेंगे, आपने कहा कि रिमोट कंट्रोल अमित शाह के, अमित शाह को ओवरथ्रो कर देंगे हम गुजरात से। नहीं, वो गुजरात की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आपके उसमें स्पीच में था। मैं, जनता कह रही है, जनता ने उसको क्या नाम दिया हुआ है? मुझे नहीं पता सर। आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता सर। वहां पे जनता उसको जनरल डायर कहती है। अच्छा। गुजरात की जनता ने उनको नाम दिया हुआ है जनरल डायर, जिसने गोलियां चलवाई थी पाटीदार आंदोलन पे, जिसने गोलियां चलवाई थी दलितों के ऊपर। ही इज अ हेटेड क्रीचर इन गुजरात, नॉट जस्ट इन गुजरात, देश के अंदर इज अ हेटेड क्रीचर। डू यू आल्सो हेट हिम? मैं पर्सनली, मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, देश क्या सोचता है उसके बारे में, वो इंपॉर्टेंट है।